हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का पूरी फिजिक्स कंप्लीट। यह वीडियो खास है एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएससी, बिहार पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप चाहते हैं कम समय में ज़्यादा रिवीजन तो यह फिजिक्स सीरीज आपके लिए बहुत काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का फिजिक्स। आज हम शुरू करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में फिजिक्स भौतिक विज्ञान को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो देखिए, ये है आपके मापन में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देता है। मापन में हो जाएगा आपका मूल भौतिक राशि की संख्या। तो मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? तो ये है आपके 7 है। देखिए, मूल भौतिक राशि की लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा होता है। अगला है ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा आपका कैंडेला। देखिए, प्रकाश वर्ष बराबर है तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला देखिए, पारसेक। पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक वार होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होगा। कार्य तथा ऊर्जा की मात्रक क्या होगा? तो ये होता है आपका कार्य और ऊर्जा की मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, मूल भौतिक राशि को देख लेते हैं। मूल भौतिक राशि कौन कौन से है और उसके मात्रक और प्रतीक के बारे में। तो देखिए, मूल भौतिक राशि में हो जाएगा आपका लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, प्रतीक है एम। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, प्रतीक है केजी। समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, प्रतीक है एस। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पेयर, प्रतीक है ए। ताप का मात्रक है केल्विन, प्रतीक है के। पदार्थ का मात्रा का हो जाएगा मोल और प्रतीक है MOL। ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला, प्रतीक है CD। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके कि 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो ये है 1.0 वार के बराबर। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपके 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो पास्कल हो जाएगा दाब का मात्रक है पास्कल। देखिए, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम में हो जाएगा आपका तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितनी वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 मिलीमीटर या तीनों में से कोई हो सकता है। देखिए, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियम और स्टेरेडियम किस प्रकार का मात्रक है? तो ये आपके पूरक मात्रक है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है आपके ब्यूटीरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके लक्स मीटर का। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशि है? तो ये हो जाएंगे आपके पूरक राशि। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके स्टेथोस्कोप, जिससे हृदय की धड़कन सुना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अदिश राशि, सदिश राशि और उनके मात्रक। देखिए, हम पहले अदिश राशि को देख लेते हैं। तो अदिश राशि में हो जाएगा आपका दूरी अदिश राशि होगा और बल सदिश राशि होगा। अब विभिन्न मात्रक में देख लेते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। उसके बाद है चाल अदिश राशि होता है और विस्थापन सदिश राशि होता है और इसका विभिन्न मात्रक हो जाएगा। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान हो जाएगा अदिश राशि और वेग हो जाएगा सदिश राशि और विभिन्न मात्रक में हो जाएगा। एक डॉप्सन बराबर 10 के पावर 10 माइक्रोमीटर। उसके बाद हो जाएगा आयतन हो जाएगा अदिश राशि और सदिश राशि में हो जाएगा संवेग और विभिन्न मात्रक में हो जाएगा। एक बैरल बराबर 159 लीटर। उसके बाद है समय अदिश राशि है और त्वरण सदिश राशि है और विभिन्न मात्रक में हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर 6 मीटर। उसके बाद हो जाएगा कार्य है सदिश राशि और कोणीय वेग है अदिश राशि। कार्य है अदिश राशि और कोणीय वेग है सदिश राशि और 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है।
उसके बाद हो जाएगा आपका घनत्व। घनत्व हो जाएगा घनत्व हो जाएगा अदिश राशि, और चुंबकीय त्वरण हो जाएगा सदिश राशि, और एक टैरोमीटर बराबर हो जाएगा 10 के पावर 12 मीटर। अगला देखिए, अगला है आपके विद्युत धारा। विद्युत धारा हो जाएगा आपका अदिश राशि, और विद्युत तीव्रता हो जाएगा सदिश राशि, और एक फायदम बराबर 6 फीट के होते हैं। चलिए हम इसको एक बार और देख लेते हैं, अदिश राशि या सदिश राशि, जिससे हमें याद हो जाए। तो हम अदिश राशि को देखते हैं। तो अदिश राशि में हो जाएगा आपका दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा, ये आपके अदिश राशि है। और सदिश राशि में हो जाएगा आपका बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ये है आपके सदिश राशि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अब है आपके प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक, इसे देख लेते हैं। देखिए, भौतिक राशि और एसआई मात्रक, इसमें देखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद है आपके आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसका मात्रक है मीटर क्यूब। उसके बाद हो जाएगा आपका त्वरण अथवा मंदन, बराबर होता है वेग परिवर्तन का समय, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है द्रव्यमान बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन एन। उसके बाद है आपके गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग के स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल। उसके बाद है आपके स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान एम गुने गुरुत्वाकर्षण जी गुने ऊंचाई, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका किलोग्राम या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल। कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बराबर हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा रेडियन। उसके बाद है आपके कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल या न्यूटन मीटर। आगे देखिए, शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड या वाट। बल आघूर्णन बराबर होता है बल गुने आघूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर होता है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्व विभव बराबर हो जाता है कार्य बटा द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलो। घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल या अनुदैर्ध्य विकृति, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव बराबर बल प्रति लंबवत दूरी होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। वेग प्रवणता बराबर वेग की दूरी होता है, और इसका एसआई मात्रक होता है प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक बराबर बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा प्रति विकृति, और इसका एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड। बोल्ट्जमैन या नियतांक, इसका बराबर होता है ऊर्जा बटा ताप, और इसका एसआई मात्रक होता है जूल केल्विन। धारिता बराबर होता है आवेश बटा विभवांतर, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा फैराडे। चालकता विद्युत, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा सीमेंस बटा मीटर या सीमेंस मीटर पावर 1। धारा, देखिए धारा घनत्व बराबर हो जाता है विद्युत धारा प्रति क्षेत्रफल, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स को देख लेते हैं। तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा वेबर, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय वेग बराबर हो जाएगा आपका जड़त्व आघूर्णन गुने कोणीय वेग, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर, और इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। तो ये हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनोइंसीफेलोग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है संवेग किसका माप है, संवेग किसकी माप है। तो ये हो जाएंगे आपके गति की मात्रा की माप है। मैनोमीटर का क्या उपयोग है। तो मैनोमीटर का उपयोग हो जाएगा गैसों का दाब मापने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आपके कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। तो ये हो जाएंगे आपके रेडियन।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो ये है आपके खगोलीय इकाई के द्वारा इसे व्यक्त की जाती है। देखिए, उसके बाद है आपके सोने की शुद्धता को मापने के लिए, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके महत्वपूर्ण मापन उपकरण, तो देख लेते हैं यंत्र और मापन उपकरण। चलिए देखिए अल्टीमीटर, अल्टीमीटर जो होता है ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु कार्य करता है, मापन का उपयोग। और अमीटर, अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है। ऑडियोमीटर, इससे ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। एयरोमीटर, इससे आपको वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापा जाता है। उसके बाद है आपके एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हो जाएगा वायु की गति और शक्ति मापन यंत्र है। उसके बाद हो जाएगा आपका एक्सेलेरोमीटर, इससे गतिमान वाहन की गति में वृद्धि की दर को मापा जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से हो जाएगा आपका वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अब बोलोमीटर, बोलोमीटर हो जाएगा आपका उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण मापा जाता है। कैलोरीमीटर, इससे आपको ऊष्मा की मात्रा मापा जाता है। और वर्नियर, वर्नियर कैलिपर्स, इससे आपको बेलनाकार वस्तुओं की व्यास एवं गहराई मापा जाता है। उसके बाद आ जाइए आपको क्रायोमीटर, क्रायोमीटर से निम्न ताप मापा जाता है। और डेंसिटी मीटर, इससे आपको पदार्थ की घनत्व मापा जाता है। फैदोमीटर, फैदोमीटर से समुद्र नदी की गहराई मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर, इससे आपको विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। और गायरोस्कोप, गायरोस्कोप से हो जाएगा आपका घूर्णन गति करती हुई वस्तु की कोणीय संवेग मापा जाता है। उसके बाद आ जाइए आपको ग्रोवोमीटर, ग्रोवोमीटर में हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से आपको वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन से हो जाएगा आपका जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों का गणना किया जाता है। और उसके बाद है आपके हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से हो जाएगा दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर हो जाएगा आपका पानी की जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है क्रोनोमीटर। उसके बाद हो जाएगा आपका क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ से हो जाएगा आपको पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र। उसके बाद हो जाएगा टाइलेटोमीटर, टाइलेटोमीटर हो जाएगा किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन की परिवर्तन को मापने का यंत्र है। उसके बाद है आपके डायनमोमीटर, डायनमोमीटर से हो जाएगा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है डायनमोमीटर। उसके बाद है आपके नेफोस्कोप, नेफोस्कोप से हो जाएगा वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापा जाता है। उसके बाद है आपके रेडियो माइक्रोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर में हो जाएगा आपका उपस्थित विकिरण को मापने का यंत्र। उसके बाद है आपके टैकोमीटर, टैकोमीटर हो जाएगा किसी वस्तु की चक्रण की गति को मापा जाता है। अगला देख लेते हैं, आगे है आपके रेंज गेज, रेन गेज यूडोमीटर, इससे हो जाएगा आपका वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है ये। उसके बाद है रिफ्रैक्टोमीटर, इससे पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने का उपकरण है। स्क्रोमीटर, स्क्रोमीटर से हो जाएगा शर्करा की आर्द्रता मापने वाला यंत्र स्क्रोमीटर। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज हो जाएगा आपका महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज है। उसके बाद है आपके सेक्सटेट, सेक्सटेंट, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र। उसके बाद है आपके एस्फेरोमीटर, इसके किसी सतह का वक्रता मापने का यंत्र है। उसके बाद है सिपगैमोमैनोमीटर, इससे आपको ध्वनि में रुधिर की दाब को मापने का उपकरण है। उसके बाद है आपका थियोडोलाइट, ये आपके अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का माप किया जाता है। उसके बाद है आपके थर्मोपाइल, थर्मोपाइल हो जाएगा विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है थर्मोपाइल। उसके बाद देख लेते हैं आप वेंचुरीमीटर, ये आपके द्रवों के बहाव की गति मापने का यंत्र है। उसके बाद है लाउड स्पीकर, ये है आपके ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। उसके बाद है आपके मैक मीटर, मैक मीटर हो जाएगा ध्वनि के वेग को अनुपात में वायुयान की गति मापने का यंत्र है। मैग्नोमैनोमीटर, ये है आपके चुंबकीय क्षेत्र को मापने का यंत्र है। और माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर की 1000वां भाग है ये। उसके बाद देख लेते हैं ओडोमीटर, ओडोमीटर से है आपके वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर है। ओमीटर, ओमीटर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध को है। और है आपको ओंडोमीटर, ये आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है। पायरोमीटर, ये आपके उच्च ताप युक्त पिंड की ताप मापा जाता है। फोनोमीटर, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति मापा जाता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है ये पॉलीग्राफ है। उसके बाद है आपके रडार, रडार जो है ये आपके दूर स्थित वस्तु की स्थिति पता की जाती है। रेडियोमीटर, इससे विकिरण मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ, ये है आपके भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। और स्पीडोमीटर, ये है आपके गतिमान वाहन की गति। और पाइरहीलियोमीटर, ये है आपके सौर विकिरण का मापन। और विस्कोमीटर, ये है आपके द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किया जाता है। उसके बाद है आपके वेव मीटर, वेव मीटर में हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य। और अगला है आपके इलेक्ट्रोमीटर, ये है आपके विभवांतर मापने का यंत्र। चलिए आगे देखते हैं, आगे है
सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर सी से और द्रव्यमान को ग्राम जी से तथा समय को सेकेंड एस से मापा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं हम यांत्रिकी। यांत्रिकी से जो भी क्वेश्चन है इसके बारे में देख लेते हैं कि यांत्रिकी से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेपण गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो ये है आपके 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। उसके बाद है आपके देखिए न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम नियम के किससे परिभाषित किया जाता है? तो ये आपके जड़त्व से परिभाषित किया जाता है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है आपके अपकेंद्रीय बल पे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए किस पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान को कहलाता है द्रव्यमान। अगला है त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है ए बराबर v माइनस यू बटा टी, जहाँ ए है त्वरण, भी है अंतिम वेग और यू है प्रारंभिक वेग और टी है समय अंतराल। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंक समतल सड़क पे एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो ये हो जाएगा परवलय आकार के परवलय वक्राकार हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपके एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है और किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो ये है आपके घर्षण के कारण। चलिए आप देख लेते हैं न्यूटन के गति के नियम और उसके उदाहरण। तो न्यूटन गति के नियम देख लेते हैं। देखिए न्यूटन के गति के नियम, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम हो जाएगा आपका, देखिए गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल न लगाया जा सके। उदाहरण के लिए चलती गाड़ी को रोकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना और पैर से फल टूटकर नीचे गिरना या कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों को अलग होना। ये थे आपके गति के प्रथम नियम। और गति के दूसरे नियम हो जाएगा कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल की अनुदिश होता है। उदाहरण में देख लेते हैं, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। और गति के तृतीय नियम जो है ये है आपके प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए गति के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहा जाता है। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगना और रॉकेट नियम के वायुयान की गति और चप्पू चलाने पर नाव के आगे बढ़ना, ये सब तृतीय गति के नियम के अनुसार है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आपके ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु की घर्षण के कारण ये जल उठता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण में प्रभावी बल है, तो यह अभिकेंद्रीय बल है ये। अगला देखिए, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो यह आपके अपकेंद्रीय बल के कारण है। वायु की अर्धवार्धव गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए सरल आवर्त गति को दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? यह है आपके प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये आपके हुक के नियम पे कार्य करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाया जाता है? तो ये थे आपके 4 गुना लगाया जाएगा। अगला है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन हो जाएगा आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देख लेते कौन कौन से हैं। ये आपके कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हो जाएगा आपका स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये सब तीसरे श्रेणी के उत्तोलक है। अब देख लेते हैं, है आपका पेचकस जो है, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना, ये बल आघूर्णन के उदाहरण है। चलिए अब देख लेते हैं आपको गुरुत्वाकर्षण से जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन,
क्वेश्चन है आपके पृथ्वी की पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। यदि चक्कर लगाते समय अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगी वो। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अनुपस्थिति के कारण वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो यह है आपके अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होता है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होता है? तो ये आपके गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रहा है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में सीधी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार एक गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगा? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगा। देखिए, लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है। इस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी का गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है आपके कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो यह है आपके ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी के स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो ये हो जाएंगे आपके जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। देखिए, भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? ये है आपके 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 भाग होता। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण त्वरण के 1/6 होता है। देखिए, पिसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहता है, इसीलिए ये गिरती नहीं है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार परिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान हो जाएगा ये आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति का भार की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण धक्का महसूस होता है। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाती है तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों पत्थर जो है ये जमीन पर साथ में पहुंचेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अब है आपके गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व का उदाहरण देख लेते हैं। तो यह है आपके सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है। दूसरा है आपके पृथ्वी की गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसके बाद है आपके सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा इसी कारण आता है। चलिए अब देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादक सर आइजक न्यूटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है आपके, अब है पदार्थ के समान गुण के बारे में देख लेते हैं। पदार्थ के सामान्य गुण क्या कहता है? तो देखिए, पहला है आपके साबुन के बुलबुले की दाब वायुमंडल से कम होता है अथवा अधिक, तो ये आपके अधिक होता है। अगला है स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए, बर्फीले क्षेत्र में शीतकाल में जब
झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाली जलीय जंतु जीवित रहता है, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आकार जो है ये बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व परिवर्तित हो रहेगा, वस्तु का घनत्व परिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलती है? तो वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो ये आ जाएगा आपका, समुद्री जल का घनत्व नदी की जल से अधिक होता है, इसलिए आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग उठकर ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी की स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव का हो जाएगा कारण अणुओं की मध्य संसंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो ये आपके तूफानी मौसमी दशा। देखिए, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होता है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गया है, ये अनुभव होता है। अगला देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायुमंडल के तैरने का कारण हो जाएगा, वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इसी कारण लोहे की कील पारे में तैरने लगती है या तैरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने पर क्या कारण है? तो जल बढ़ने का कारण हो जाएगा आपका, केशिकत्व के कारण जल ऊपर चढ़ता है। स्टोव में मिट्टी की तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ये भी केशिकत्व के गुण के कारण ये सब होता है। अगला है, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ का प्रत्यास्था सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्वार्टर्ज का अधिक होता है। अगला देखिए, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएंगे आपके, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन हो जाएगा आपका, केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो ये हो जाएंगे आपके 1.013 गुने 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपके श्यानता के कारण। देखिए, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके, आर्किमिडीज की सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जल से निकालने पर शेविंग ब्रश का बाल आपस में किस कारण से चिपक जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अगला है आपके, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। देखिए, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु की गति करना सरल है। चलिए अब देख लेते हैं आपके त्वरण गति के बारे में अब देख लेते हैं। देखिए, तरंग गति, वेव स्पीड में क्या है देख लेते हैं एक बार। देखिए, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका अवरक्त तरंगे। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंगे है। दृष्टि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों का निदान में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स किरणें का। देखिए, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंगदैर्घ्य का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक तरंगे। समीप
आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या ति- तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका डॉपलर प्रवाह के कारण। देखिए, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स किरण के कारण, एक्स किरणों के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे के उदाहरण। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग ये है आपके अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण और यह है अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण। प्रकाश तरंगे ये है आपके अनुप्रस्थ तरंगे और ध्वनि तरंगे हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंगे और भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। उसके बाद है आपके अनुप्रस्थ तरंगे में डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार और बीना, ये आपके अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगे में हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे। उसके बाद है आपके स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे जो होते हैं ये आपके अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। और अल्ट्रासाउंड तरंगे ये आपके अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा आपका रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्ध्य के आरोही क्रम क्या होता है? तो ये हो जाएंगे आपके गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और सूक्ष्म किरणें। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज, चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता, तरंगदैर्ध्य का परास और आवृत्ति और उपयोग, ये देख लेते हैं। देखिए प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा किरणें की खोज करता थे पॉल विलार्ड। इसके तरंगदैर्ध्य परास है 10⁻14 m माइनस 10⁻10 m। m मतलब मीटर होता है, तो 10⁻14 मीटर और 10⁻10 मीटर होता है। इसकी आवृत्ति परास हो जाएगा 10⁻20 से लेकर 10⁻18 तक। और उपयोग जो हो जाएगा इसका नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। अगला है एक्स किरणें की खोज किसने किया था? तो ये थे आपके WC रॉन्टजन। और इसके तरंगदैर्ध्य परास हो जाएगा 10⁻−10 मीटर से 10⁻−8 मीटर तक। इनके आवृत्ति परास हो जाएगा 10⁻18 से 10⁻16 के बीच। और इनका उपयोग जो है ये आपके चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद है आपका पराबैंगनी किरणें, ये आपके जोहान रिटर है खोजकर्ता। तरंगदैर्ध्य का परास हो जाएगा 10⁻−8 मीटर से 10⁻−7 मीटर तक। और आवृत्ति परास हो जाएगा 10⁻16 से 10⁻14 के बीच। इसका उपयोग हो जाएगा सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रवाह उत्पन्न एवं जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। उसके बाद आपके दृष्टि किरण या किरणें या विकिरण, ये इनकी खोजकर्ता न्यूटन ने किया था। इनका तरंगदैर्ध्य परास हो जाएगा 3.9 गुने 10⁻−7 मीटर से लेकर 3.8 गुने 10⁻−7 मीटर के बीच। और आवृत्ति परास हो जाएगा 10⁻14 से 10⁻12 के बीच। और इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है, इनका उपयोग होता है। और अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। और इनका तरंगदैर्ध्य परास हो जाएगा 7.8 गुने 10⁻−7 से 10⁻−3 मीटर के बीच होता है। और आवृत्ति परास हो जाएगा 10⁻12 से 10⁻10 के बीच हो जाएगा। और इनका उपयोग जो है ये आपके फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। उसके बाद है आपके लघु रेडियो तरंगे, इनकी खोज करता है हेनरिक हटर्ज। ये है आपके 10⁻−3 मीटर से 1 मीटर के बीच। और परास है इनके 10⁻10 से 10⁻8 मीटर के बीच। और इनका उपयोग हो जाएगा रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। अब है आपके दीर्घ रेडियो तरंगे, इनकी खोज मार्कोनी ने किया था। और ये 1 मीटर से 10⁻4 मीटर के बीच है। और इसका परास हो जाएगा 10⁻6 से 10⁻4 के बीच। और इनका उपयोग जो है ये रेडियो एवं टेलीविजन का प्रसारण में किया जाता है। अब देख लेते हैं आपके दीर्घ तरंगदैर्ध्य में वायुमंडलीय दाब में क्या है। तो क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत में परिवर्तित होती है? तो ये हो जाएगा आपका आयनमंडल में। अगर कुलिंज नलिका ट्यूब का प्रयोग कौन सा किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 समानतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका गामा किरणों का उत्सर्जन के कारण इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, ये है आपके अवरक्त किरणें। देखिए दो उपरोक्त श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये है आपके तरंगदैर्ध्य कहा जाता है इसे। अब देख लेते हैं, देखिए
समुद्र में डूबे वस्तु का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं आपके ध्वनि साउंड के बारे में देख लेते हैं कि साउंड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके, पराध्वनि जेट से वायुमंडल के किस परत को क्षति पहुंचता है? ये हो जाएगा आपका ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये है आपके 16.5 मीटर। अगला देख लेते हैं, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा आपका 343 मीटर प्रति सेकेंड और समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। अगला है, सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है? ये हो जाएगा आपका अनुरणन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है, इसका क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसी कारण से एक दूसरे का आवाज सुनाई नहीं देता है। अगला देख लेते हैं। देखिए, वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो ये हो जाएंगे आपके, वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित भी होते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएंगे आपके अवरक्त तरंगे। ध्वनि स्रोत और तीव्रता में भी देख लेते हैं कि ध्वनि स्रोत और तीव्रता के बारे में क्या है। साधारण बातचीत में जो है ये आपके 30 से 40 डेसिबल का तीव्रता है और तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल हो जाएगा और तेज संगीत शोर में 80 डेसिबल से अधिक है और पेड़ की पत्ते का सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होता है। सायरन पुलिस एम्बुलेंस जो है ये आपके 110 से 120 डेसिबल में है और जेट विमान 140 से 150 डेसिबल के बीच है। उसके बाद हो जाएगा आपका औद्योगिक संयंत्र या कारखाने, इसमें 100 से 120 डेसिबल के बीच रहता है। अब देख लेते हैं आपके, देखिए टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपके अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनमें उत्पन्न ध्वनि की भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। देखिए जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या होता है? तो नाइट्रोजन, जल और लोहा, यही आपके आरोही क्रम है। पहले नाइट्रोजन, फिर जल और उसके बाद लोहा। देखिए ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। तापमान की ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएंगे आपके, तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घट जाता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो ध्वनि जो है आपके निर्वात से नहीं गुजरती। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है आपके ध्वनि के परिवर्तन पर कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में क्या अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि अध्ययन किया जाता है। ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवन की घटना ध्वनि तरंग में घटित नहीं हो सकती है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि के कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रस्रव तरंगे की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। प्रस्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो ये हो जाएंगे आपके कुत्ते एवं डॉल्फिन मछली के द्वारा सुने जा सकते हैं। देखिए ध्वनि ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। अब देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए पदार्थ और चाल, एल्युमिनियम में हो जाएगा, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चलता है। स्टील में हो जाएगा 5960 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में हो जाएगा 5950 मीटर प्रति सेकेंड और कांच फिलंट में हो जाएगा 3980 मीटर प्रति सेकेंड। जल में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे 1402 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्र जल में हो जाएगा 1533 मीटर प्रति सेकेंड और सामान्य जल में हो जाएगा 1493 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए महिलाओं की आवाज़
पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारतम्य अधिक होता है, इसके कारण होती है। अब अगला देख लेते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। अगला टॉपिक है आपके ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के बारे में। देखिए क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए गुब्बारे में जो है आपका गुब्बारे का आयाम में वृद्धि हो जाएगा, गुब्बारे का आयाम में वृद्धि हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तो वाष्पीकरण की दर का तेज होना। अगला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर को दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान जो है ये बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपके पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर कहा जाता है। अगला है आपके तापमापन। तापमापन देख लेते हैं मापन हिमांक क्वथनांक बराबर भाग और एक भाग। ये आपके फ़ारेनहाइट का जो हिमांक है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है और क्वथनांक हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और बराबर भाग है 180 बराबर भाग है और एक भाग हो जाएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक है और 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है और बराबर भाग हो जाएगा 100 और 1 डिग्री सेल्सियस एक भाग के बराबर है। केल्विन में हो जाएगा 273 डिग्री के हिमांक है और 373 डिग्री के क्वथनांक है और बराबर भाग है 100 और 1 डिग्री के एक भाग है। अब देख लेते हैं परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है। तो ये आपके सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। ये स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयतन घटता है। देखिए थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो एक समान तापमान को बनाए रखना कार्य है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस से 310 केल्विन या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। अब देख लेते हैं आगे। देखिए अगला है पानी में साधारण नमक मिलाने पर क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई बढ़ जाएगा। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बढ़ जाता है। अगला देखिए पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करता है। तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकता है। अगला है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब देख लेते हैं दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर सफेद और नीचे काला छाते का प्रयोग किया जाता है। रेल की 2 पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो पटरियों की ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए छोड़ा जाता है। देखिए प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पे। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन एयर कंडीशनर जो है किसे नियंत्रित करता है। तो आर्द्रता एवं तापक्रम को। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ये द्रव एवं गैस में स्थानांतरण हो सकता है। अब देख लेते हैं चालन का अनुप्रयोग। तो चालन का अनुप्रयोग में हो जाएगा शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे के ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी होती है और चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक समान होता है। चलिए अब देख लेते हैं शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटनों का प्रयोग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ड्रेजर कुकर द्वारा
शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये आपके वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है? तो ये होगा जल। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो यह शरीर का तापमान नियंत्रण रखने में सहायक होता है। अगला है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। अब देख लेते हैं संवहन के अनुप्रयोग। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए संवहन का प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल संवहन द्वारा भी गर्म होता है। उसके बाद है आपके मोटर कार के रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। अब देख लेते हैं थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ का तरल लगाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका रजत परत। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन से किरणें प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है? तो केवल ताप पर निर्भर करता है। बर्फ का अपना क्वथनांक एवं पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे आपके समतापी प्रक्रम का। देखिए नियत तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये हो जाएगा आपके रुद्रोषण प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने ऊर्जा के तुल्य है? तो ये हो जाएंगे आपके 4.18 गुणे 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। अब विकिरण का अनुप्रयोग देख लेते हैं। विकिरण का अनुप्रयोग है आपके सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। अगला है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये हो जाएंगे आपके ऊर्जा संरक्षण का। जब किसी कांच के बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर वो फैल जाता है। देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों एवं सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अब देख लेते हैं आपको ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? तो ये आपके विकिरण के कारण होता है। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? तो सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरण को। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये हो जाएगा आपका तापनभकीय अभिक्रिया। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो इनका तापमान प्रदर्शित करता है। अब देख लेते हैं एथेनॉल की वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा के एक खराब चालक है, इसीलिए गर्म रखते हैं। देखिए ऊष्मा की मात्रा को देख लेते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ की 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, इसे वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आपके। देखिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। अब आपके है प्रकाशिकी के बारे में अब देख लेते हैं। प्रकाशिकी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में। देखिए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। अगला है मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? ये आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर उसके कौन से गुण प्रभावित होता है? तो ये तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों प्रभावित होता है। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का प्रयोग किया जाता है। लाल रेड की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन है इसके कारण। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। साबुन की पतले झाग से चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण दिखाई देते हैं। अगला देख लीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपके 25 सेंटीमीटर है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अगला देख लीजिए, तंतु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह प्रकाश तरंगों के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अब देख लेंगे आगे क्वेश्चन आपके है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये माध्यम हो जाएगा, ये प्रकाश की चाल है, ये माध्यम और प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब है आपके रॉक सॉल्ट में प्रकाश की चाल हो जाएगा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तारपीन के तेल में हो जाएगा आपका 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नाइलॉन में हो जाएगा 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। अब देख लेते हैं, परंपरागत कैमरे के किस भाग में आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म में। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये हो जाएंगे आपके तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। देखिए, किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग का वह परावर्तित करता है? हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे कम होता है? तो ये आपके हीरे में। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो हीरे में सबसे कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश की परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कुंज को फास्फोरस कोडेट पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन कहलाता है। देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीला, हरा और लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। वस्तु की त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके हेलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तल लेंस। अब देख लेते हैं आगे, यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो प्रकाश की परिकिरणन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखेगा। देखिए, दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह का वक्राकार होने के कारण नहीं मिलता है। दूरदर्शन का संकेत जो है एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो पृथ्वी की सतह का वक्राकार होने के कारण नहीं मिल पाते हैं। दूरदर्शन प्रसारण एवं श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल एक पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो ये हो जाएगा आपका वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होता है? तो नीला रंग का। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश की परिकिरणन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। अब देख लेते हैं विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य के बारे में। बैगनी रंग तरंग दैर्ध्य है 3900 एम्पियर से 4460 एम्पियर के बीच। उसके बाद है जामुनी एवं नीला का जो हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य 4460 से 4650 के बीच हो जाएगा। और आसमानी का हो जाएगा 4650 से 5000 के बीच। हरा का हो जाएगा आपका 5000 से 5700 के बीच। पीला का हो जाएगा 5700 से 5900 के बीच। और नारंगी का हो जाएगा 5900 से 6200 के बीच। और लाल का हो जाएगा 6200 से 7600 के बीच। सब तरंग दैर्ध्य है। चलिए अब देख लेते हैं धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो ये हो जाएंगे आपके धूप की चश्मे की क्षमता शुद्ध डायोप्टर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती कितनी है? तो अनंत होती है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएंगे आपके अवतल दर्पण। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से होता है? तो सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से। ध्वनि का पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर का में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएंगे आपके लेजर बीम का प्रयोग होता है। जब दो समांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले और हरे प्रकाश की पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफेद हो जाता है। मानव आँख दृष्ट प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? तो ये हो जाएंगे आपके 5500। अब देख लेते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट लगता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब परावर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों रंगों में विभाजित हो जाता है। उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम तथा स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वह है आपके 1.3 सेकेंड। इंद्रधनुष के रंगों की सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। अब है आपके इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो ये आपके अवतल दर्पण हो जाएंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपके पराबैंगनी किरणें। अब देख लेते हैं कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। देखिए अब है आपके विद्युत धारा के बारे में देख लेते हैं। विद्युत धारा टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? तो ये है आपके पहला आपके है देखिए हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो ये हो जाएंगे आपके टंगस्टन एवं सोडियम से। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का तापमान कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए बिजली की बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली का बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक है इसका। अब देख लेते हैं विद्युत बल्ब की तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो ये हो जाएंगे आपके टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करते हुए किस धारा का आवश्यकता होता है? तो दृष्ट धारा का। डायनमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होता है। टरबाइन व डायनमो में बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा को किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये हो जाएंगे आपके यांत्रिक ऊर्जा को। अब देख लेते हैं घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली विद्युत से निर्मित होता है।
ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो विद्युत धारा को वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफायर कहा जाता है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? ये हो जाएंगे आपके आर्गन, आर्गन भरी होती है। अब देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके कि मानव शरीर में शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो ये हो जाएंगे आपके 10⁴ ओम, विशेष परिस्थिति में 10⁵ ओम। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी जाती है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये हो जाएंगे आपके मरकरी एवं नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो ये हो जाएंगे आपके चांदी। अगला है आपके पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपके -R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र का। विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। अब देख लीजिए कि किसी चालक के तार को प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपके तंतु को गर्म करने पर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति को दो उदाहरण कौन से है? तो ये हो जाएगा आपका डायनमो एवं विद्युत मोटर। अब देख लेते हैं परावर्तित धारा एवं विभिन्न विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर एवं वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, ये है आपके विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आपके है टॉपिक चालकता से हम देख लेते हैं चालकता से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे आपके अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होता है? तो शून्य ताप पर अधिकतम होता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं चालक पदार्थों का उदाहरण और अचालक पदार्थ का उदाहरण दोनों क्या है। तो धातु जो है ये चालक पदार्थ है जिसमें लोहा, चांदी, तांबा और इस्पात होता है। ये अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि ये आपके चालक है। और अचालक में हो जाएगा रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि जो है ये अचालक है। अतिचालक देख लेते हैं। अतिचालक जो है ये आपके अतिचालक के क्या लक्षण है? तो अतिचालक शून्य परागम्यता है। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा डोपिंग कहलाते हैं। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो ये आपके एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए होता है। देखिए, चालक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होता है। अब देख लेते हैं आपके, देखिए चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएंगे आपके चुंबक के दोनों किनारों पर सर्वाधिक होता है। चुंबकीय कपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तर एवं दक्षिण दिशा को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल होता है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहा जाता है चुंबक के माध्यम में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लौह धातु का अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? तो लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय याम्योत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगा?
तो ये हो जाएंगे आपके ऊर्ध्वाधर होगा। त्वरित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है। सभी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय गुण कब कब कम होता है, तो ये हो जाएगा जब वो अधिक गर्म होता है तब। लेंज के नियम किसके अनुरूप है, तो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट कहा जाता है। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएंगे आपके प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज के प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रभावित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। चलिए अब देख लेते हैं जो धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होता है उसकी विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होती है। चलिए अब है आपके नाभिकीय भौतिकी के बारे में देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, तो ये है आपके ग्लेन टी सिबोर्न के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है, नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये है आपके CD एंडरसन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है, थोरियम का है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करता है, तो अल्फा बीटा एवं गामा। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग अधिक उपज होने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों का संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट और भारी जल के रूप में। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है, तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, तो गामा किरणों के कारण। अगला देखिए मेसॉन की खोज किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका हिडेकी युकावा ने। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है, थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था, तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आणविक भट्टी में। साइक्लोट्रॉन का त्वरित करने वाला अणु कौन सा है, तो प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो U-235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है, तो नरेरा भूकंपीय पेटी और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, तो ऑटोहॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, तो न्यूट्रॉन की। अब देख लेते हैं भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में 1400 MW का है। और रावत भाटा ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान कोटा में 1180 MW का है। कलपक्कम ये तमिलनाडु में 440 का है। और नरौरा ये आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 440 MW का है। और काकरापार गुजरात ये आपका 1140 MW का है।
और कैंगा कर्नाटक में 880 एमडब्ल्यू है, और कुडनकुलम ये तमिलनाडु में 2000 एमडब्ल्यू का है। देखिए, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब है आपके विविध मिसलेनियस से क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल भी 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम 1/6 होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो उसमें विकिरण और तापमान मापने के लिए। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? तो यह हो जाएगा आपका 0 कार्य करता है। VGOR आपका स्पेक्ट्रम का संबंध किससे? VIBGYOR स्पेक्ट्रम का संबंध प्रकाश से है आपका। चलती बस को अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है? जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनियंत्रित टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी ब्रेक प्रभाव पर। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? तो पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किस पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है 1 लाख केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहा जाता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटाकामा चिली में। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। अब देख लेते हैं परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंदक नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, रूसी यात्री 1961 में। विश्व का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी यात्री 1963 में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका उद्दीपित विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो ये हो जाएगा आपका दाब। देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक
मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? तो ये हो जाएगा आपका गोलाकार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका गलनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनिक कहलाती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो ये हो जाएगा दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन सा अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित करता है। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंगे एवं एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश की कणिका सिद्धांत किससे दिया था? तो न्यूटन से दिया था, न्यूटन ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? तो 2 उत्तल लेंस से बनाया जाता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो ये आपका काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ता है? रडार संचुलक से बचाव के कारण। शीशे के रजतन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? तो नाइक्रोन के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका नागल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? तो ये हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। अब देख लेते हैं, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा के मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यह हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका वर्ष 1957 में प्रारंभ की गई थी। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर है ऊष्मा कारण। कौन सा रंग और विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषण होता है? तो ये हो जाएगा आपका काला रंग का। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं लगे होते हैं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा को अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। देखिए मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपचायिक ट्रांसफार्मर प्रयुक्त की जाती है। अब देख लेते हैं, देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान का। त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाती है।
देखिए, किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उसका तापमान प्रदर्शित करता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम होता है। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकता है? तो यह हो जाएगा आपका उच्च दाब और निम्न ताप पे। आवृत्ति मॉड्यूलेशन एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, तो ये हो जाएगा आपका आयाम नियत होता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यक्तीकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे की तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो ध्रुवन। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का अवर्धित रूप दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा आपका दूरबीन। अब देख लेते हैं, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। देखिए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार गति का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका समान चाल एवं परिवर्तित वेग के कारण। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छतें साधारण वक्राकार क्यों होता है? क्योंकि वो शोर और अवशोषण करता है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थित बनी रहती है? तो ये हो जाएगा आपका कुल यांत्रिक ऊर्जा बनी रहती है। अब देख लेते हैं, चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। देखिए, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधित शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकिरणन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन, वर्ष 1930 ईस्वी में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका वेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो दीर्घवृत्तीय होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें समांतर एक दूसरे से अलग हो जाती है, क्योंकि ब्रश करते समय बालों का एस्थेटिक विद्युत आवेश प्रेरित रहता है। अब देख लेते हैं, लिफ्ट में व्यक्तियों का भार के विभिन्न स्थितियां। तो ये है आपके, जब लिफ्ट विराम अवस्था में हो, जब लिफ्ट का एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। दूसरा है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती हो तो उस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसकी वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा है, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। चौथा है, जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, उस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति की आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। अगला देखिए, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र रूप की वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण चुंबकीय त्वरण से अधिक हो, उस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट का फर्श से उठकर लिफ्ट के छत से जा टकराएगा।
अब देख लेते हैं प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। तो यंत्र है और सिद्धांत है। भाप भाप का इंजन, ये है आपका ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। और विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। रॉकेट प्रक्षेपण, ये हो जाएगा आपका न्यूटन की गति के तृतीय सिद्धांत है। और रेडियो एवं दूरदर्शन, ये है विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगे है। और ये है आपके वायुयान बर्नौली के तरंग गति विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद हो जाएगा सोनार, ये परासरब तरंगों का परिवर्तन के सिद्धांत है। उसके बाद हो जाएगा प्रकाशिक रेस्य तंतु, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। और उसके बाद हो जाएगा फोटो सेल, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है। नाभिकीय रिएक्टर, यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। अब देख लेते हैं भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान। तो संस्थान देख लेते हैं, स्थान और राज्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है, ये राज्य दिल्ली हो जाएगा। भौतिक तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जिसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, उत्तराखंड में हो जाएगा, देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली दिल्ली में है। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। अब देख लेते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक्स, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। अब देख लेते हैं रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। अब है आपके ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, इसमें युक्ति है और ऊर्जा रूपांतरण है। देख लेते हैं, देखिए विद्युत हीटर, यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है आपके लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है, रूपांतरित होता है। वाष्प इंजन, ये आपके ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला, ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल, ये आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत अपघटन, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। बिजली का पंखा, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत चुंबक, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। परमाणु बम, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।